नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम। आपके साथ मैं हूं तुषार शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। फिर एक बड़ी टेक्नोलॉजी क्रांति का गवाह बनेगा भारत। पीएम मोदी आज लॉन्च करेंगे 5G सर्विस। आरएलडी का चलन रद्द, धारा 144, गवर्नर सत्यपाल मलिक होना था शामिल। जम्मू कश्मीर की घाटी को दहलाने की बड़ी आतंकी साजिश का पर्दाफाश, गुरेज के हथियारों का जखीरा किया गया। कांग्रेस अध्यक्ष पद के उम्मीदवार भारत के टुकड़े टुकड़े करने पर तुले हुए हैं। थरूर पर भड़की बीजेपी। सीएम पद को लेकर तेजस्वी यादव ने तोड़ी चुप्पी, नीतीश कुमार को लेकर दिया बड़ा बयान। खबरें जानेंगे विस्तार से। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह करीब 10 बजे नई दिल्ली के प्रगति मैदान में 5G सेवाओं की लॉन्चिंग करेंगे। यह भारत के लिए खास पल होगा और देश टेक्नोलॉजी के एक नए युग में प्रवेश कर जाएगा। ये लॉन्चिंग भारतीय मोबाइल सम्मेलन यानी कि आईएमसी के छठे संस्करण में होगी, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इस बार आईएमसी 2022 का आयोजन आज से 4 अक्टूबर तक किया जाएगा और इसका विषय न्यू डिजिटल यूनिवर्स रहेगा। यह सम्मेलन प्रमुख विचारों और उद्यमियों, इनोवेटर्स और सरकारी अधिकारियों को एक साथ लाते हुए डिजिटल टेक्नोलॉजी को तेजी से अपनाने और इसके प्रकार के होने वाले अद्वितीय अवसरों पर विचार विमर्श करने और विभिन्न प्रस्तुतियों के लिए एक साझा मंच प्रदान करेगा। भारत पर 5G का कुल आर्थिक प्रभाव 2035 तक 450 अरब अमेरिकी डॉलर तक होने का अनुमान है। 4G की तुलना में 5G नेटवर्क कई गुना तेज गति देगा और बाधा रहित संपर्क मुहैया कराता रहेगा। बता दें कि साथ ही अरबों करोड़ों और जुड़े डिवाइसों को वास्तविक समय में डेटा साझा करने में सक्षम बताता है। देश की अब तक की सबसे बड़ी दूरसंचार स्पेक्ट्रम की नीलामी में रिकॉर्ड 1.5 लाख करोड़ रुपए की बोलियां प्राप्त हुई थी। इसमें उद्योगपति मुकेश अंबानी की जियो ने 57,986.93 करोड़ रुपए की बोली के साथ बेचे गए सभी स्पेक्ट्रम का लगभग आधा हिस्सा हासिल किया था। बता दें कि भारत के सबसे धनी व्यक्ति गौतम अडानी के समूह ने 400 मेगाहर्ट्ज के लिए 211.86 करोड़ रुपए की बोली लगाई थी। इसका इस्तेमाल हालांकि सार्वजनिक टेलीफोन सेवाओं के लिए नहीं किया जाता। वहीं दूरसंचार क्षेत्रों के दिग्गज सुनील भारती मित्तल की भारती एयरटेल ने 43,039.63 करोड़ की सफल बोली लगाई। बता दें कि जबकि वोडाफोन आइडिया ने 18,786.25 करोड़ में स्पेक्ट्रम खरीदा है। उत्तर प्रदेश के शामली में 3 अक्टूबर को होने वाली राष्ट्रीय लोकदल का किसान सम्मेलन कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है। प्रशासन ने आरएलडी के किसान सम्मेलन को परमिशन देने से इनकार कर दिया। मेघालय के गवर्नर सतपाल मलिक और जयंत चौधरी को इस सम्मेलन का मंच साझा करना था। बता दें कि सतपाल मलिक 5 साल का कार्यकाल पूरा करने गवर्नर के पद के शुरुआत को ही रिटायर हुए हैं और बता दें कि आरएलडी नेताओं ने किसान सम्मेलन रद्द होने पर बीजेपी पर हमला बोलते हुए इसे साजिश करार दिया है। आरएलडी नेताओं का आरोप है कि इस कार्यक्रम में सत्यपाल मलिक के आने की बाद धारा 144 लागू कर दी गई और राष्ट्रीय लोकदल के भवन विधायक अशरफ अली और सदर शामली विधायक कृष्ण चौधरी ने किसान सम्मेलन सभा के रद्द होने की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जनपद में धारा 144 लगा दी गई है, जिसकी वजह से 3 अक्टूबर को होने वाली सभा को रद्द कर दिया गया है। इस सभा में आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी और राज्यपाल सतपाल मलिक एक मंच पर आने वाले थे। आरएलडी विधायक अशरफ अली और बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने किसान सम्मेलन को रद्द करने की साजिश रची है। उन्होंने आरोप लगाया है कि बीजेपी नहीं चाहती कि आरएलडी किसानों का मुद्दा उठाए। इसके पीछे एक अन्य वजह बताते हुए उन्होंने कहा कि क्योंकि इस सभा में सतपाल मलिक भी आरएलडी के समर्थन में आ रहे थे, जो बीजेपी को बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए बीजेपी ने जानबूझकर इलाके में धारा 144 लगा दी। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा जिले के गुरेज इलाके में नियंत्रण रेखा के पास से सुरक्षा बलों ने गुरुवार को भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया है। आशंका जताई जा रही है कि आतंकी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे, जिसे सेना के जवानों ने नाकाम कर दिया। सेना द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि 27 सितंबर 2022 को
इन्फेंट्री ब्रिगेड और पुलिस को मिली खूब जानकारी के मुताबिक कुपवाड़ा जिले के गुरेज सेक्टर में नियंत्रण रेखा तक नौशेरा नारद के साथ एक तलाशी अभियान शुरू किया गया। इस तलाशी अभियान में भारतीय सेना और जेकेपी ने मात्र में गोला बारूद, हाथ गोले आदि बरामद करे। बता दें कि सेना की तरफ से कहा गया है कि लगातार 3 दिनों की खोज के बाद नियंत्रण रेखा के करीब 29 सितंबर 2022 को नाले के किनारे आतंकियों का ठिकाना मिला, जहां खुदाई करने पर 7 AK राइफल, 2 चीनी पिस्तौल और 13 चीनी ग्रेनेड, 21 AK मैगजीन और 4 पिस्टल, साथ ही आपको बता दें 1190 AK-47 और 132 पिस्टल गोलियां बरामद की गई हैं। बयान में कहा गया है कि नियंत्रण रेखा के पास इतनी बड़ी संख्या में हथियारों की बरामदगी ने कश्मीर घाटी में हिंसा को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे आतंकी समूह को एक बड़ा झटका दिया है और अशांति फैलाने के साथ ही आतंकियों के निर्दोष लोगों की जान लेने जाने की घटना को विफल कर दिया है। तो एक बड़ा जखीरा बरामद किया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने शुक्रवार को कांग्रेस अध्यक्ष पद के उम्मीदवार शशि थरूर के आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि उन्होंने अपने घोषणा पत्र में भारत का जो नक्शा दिखाया है वो विकृत है, जिसमें जम्मू और कश्मीर के हिस्से नहीं है। बीजेपी IT सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने कहा कि गांधी परिवार का समर्थन प्राप्त करने के लिए नक्शे के साथ छेड़छाड़ की गई है। थरूर ने पार्टी अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए शुक्रवार को नामांकन पत्र दाखिल किया। उन्होंने इस अवसर पर अपना एक घोषणा पत्र भी जारी किया। इस घोषणा पत्र में भारत के नक्शे में जम्मू और कश्मीर के कुछ हिस्सों को उचित तरीके से नहीं दिखाया गया था। उसमें लद्दाख नदारत था और बाद में थरूर के कार्यालय ने कहा कि भारत के नक्शे को अब सुधार नहीं दिया गया। बता दें कि मालवीय ने एक ट्वीट में कहा कि एक तरफ जहां माना जा रहा कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर हैं, तो वहीं कांग्रेस अध्यक्ष पद के उम्मीदवार भारत के टुकड़े टुकड़े करने पर तुले हुए हैं। बता दें कि शायद वो सोचते होंगे कि इसमें उन्हें गांधी परिवार का समर्थन हासिल करने में मदद मिलेगी। बता दें बीजेपी प्रवक्ता RP सिंह ने भी एक ट्वीट कर थरूर को आड़े हाथों लिया और उन्होंने कहा कि ये ना तो कोई गलती है और ना ही भयंकर भूल है, बल्कि जम्मू और कश्मीर को लेकर कांग्रेस की निर्धारित नीति है। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बयान के बाद बिहार में सियासत शुरू हो गई है कि क्या 2023 में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। सीधे तौर पर यह सवाल खड़ा हो रहा है। बता दें कि बीजेपी ने तो यहां तक सवाल कर दिया है कि आरजेडी और जेडीयू में कोई डील हुई होगी। अब इस पूरे मामले पर खुद उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने अपने मन की बात बताई है। उन्होंने जगदानंद सिंह की बात पर कहा है कि सीएम पद को लेकर उनकी कोई लालसा नहीं है। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में हमारी सरकार बहुत अच्छी चल रही है, हमें कोई लालसा और हड़बड़ी नहीं है। बता दें कि बयानबाजी करने वालों को बयान देने से बचना चाहिए। नीतीश कुमार महागठबंधन के नेता हैं और सीएम हैं। जब मुझे कोई हड़बड़ी नहीं है तो लोगों को भी नहीं भूलना चाहिए। और आगे तेजस्वी यादव ने बिहार के सीएम पद को लेकर कहा कि चाहने वाले समर्थन बोलते रहते हैं, ये वक्त नहीं है ये सब चर्चा करने का। बता दें कि अभी लक्ष्य है कि फासिस्ट ताकतों को कैसे हटाया जाए और नीतीश कुमार के नेतृत्व में काम करने को मौका मिला और इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है। तो सीधे तौर पर तेजस्वी यादव ये तमाम बयान देते हुए नजर आए। बता दें कि जगदानंद सिंह ने यह कहा था कि नीतीश कुमार की घोषणा के अनुसार ऐसा लग रहा है कि वो 2022 बीतने के बाद 2023 में देश की लड़ाई लड़ेंगे। नीतीश कुमार बिहार के भविष्य की लड़ाई तेजस्वी यादव के हाथ सौंप देंगे। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकी या सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता 2 गुना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती,
कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तो, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कुछ नया करो। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। आपको बता दें कि बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने आरजेडी को फॉर्मूला बता दिया है जिससे तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष के बयान पर जवाब देते हुए सुशील कुमार मोदी ने शुक्रवार को कहा कि जगदानंद सिंह धोखे में ना रहे। नीतीश कुमार ने आज तक किसी समझौते का पालन नहीं किया है। भले ही आपकी डील हुई होगी, लेकिन धोखा देना, विश्वासघात करना ये नीतीश कुमार के सद्भाव में शामिल हो गया है। सुशील कुमार मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार ने 2 बार लालू यादव को 2 बार बीजेपी को धोखा दिया है, 1 बार जीतन राम मांझी को धोखा दिया है, 3 बार बिहार के जनादेश के साथ विश्वासघात किया है। 10 वर्षों में 7 बार जिसने धोखा दिया है, चाहे नेताओं को या फिर बिहार की जनता को, वो व्यक्ति एक बार फिर लालू यादव को धोखा देगा। बीजेपी नेता ने कहा कि लालू यादव चाहते हैं कि अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाए, तो नीतीश कुमार का इंतजार मत करें। तो साथ ही उन्होंने बता दें, कहा है कि अगर आप जेडीयू को तोड़ दीजिए और 5 विधायकों को मिला लीजिए तो आपका बेटा बिहार का मुख्यमंत्री बन जाएगा। नीतीश कुमार कुछ नहीं कर पाएंगे और ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे, सीधे तौर पर निशाना साधते हुए नजर आए। बता दें, सुशील कुमार मोदी ने आगे कहा कि नीतीश कुमार की मुख्यमंत्री की गद्दी तो जाएगी ही और प्रधानमंत्री बनना बहुत दूर की बात है। उनको पता है कि वो कभी पीएम नहीं बन सकते हैं और नीतीश कुमार आपको गद्दी सौंप देंगे और वो केंद्र में चले जाएंगे। ऐसी गलती वो नहीं कर सकते। भले ही समझौता हुआ होगा, कभी भरोसा मत कीजिएगा नीतीश कुमार पर। अगर समझौता हुआ है तो फिर वो धोखा देंगे। तो सीधे तौर पर सुशील कुमार मोदी निशाना साधते हुए नजर आए। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री बीजेपी की फायर ब्रिगेड नेता उमा भारती ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनाव पर चुटकी लेते हुए बयान दिया है। बता दें कि रायसेन जिला मुख्यालय पर एक धार्मिक आयोजन में शामिल होने आई बीजेपी की फायर ब्रांड नेता उमा भारती ने कहा कि कांग्रेस की स्थिति लखनऊ के पूर्व नवाब वाजिद अली शाह के जैसी हो गई है, क्योंकि लखनऊ में जब नवाब अली शाह की मौत हो गई तो उनकी बहुत सारी संतानें भी थी और तब उनके उत्तराधिकारी के रूप में टांगे वाली, कुल्ली और मोटर मैकेनिक आदि सभी अपने आप को उनका उत्तराधिकारी बताने के लिए आगे आए थे। तो उमा भारती सीधे तौर पर चुटकी लेती हुई नजर आई। बता दें कि उमा भारती ने कहा कि देश में कांग्रेस अब पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। भारत में कांग्रेस के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल को हिमयुग के नाम से जानते थे। सब कुछ बस अंदर दबा रहता था और असल में कांग्रेस उस समय ही खत्म हो गई थी। अब बीजेपी के सामने कोई भी दल वर्तमान में नहीं है और जो खड़ा हो सके। यूपी में समाजवादी पार्टी अपना अधिकतम परफॉर्मेंस दे चुकी है, इसलिए कांग्रेस में कोई भी अध्यक्ष बन जाए उसका असर अब कहीं देखने को नहीं मिलने वाला है। सीधे तौर पर उमा भारती की तरफ से बयान सामने आ रहा है। बता दें, मध्य प्रदेश के रायसेन में शारदीय नवरात्रि के अवसर पर विश्व की सबसे लंबी 11 किलोमीटर लंबी चुनरी यात्रा निकालकर ऐतिहासिक धार्मिक आयोजन किया गया था। इस आयोजन में पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती और मध्य प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी विशेष रूप से मौजूद रहे थे और भक्ति के रंग में रंगी उमा भारती ने चुनरी यात्रा के दौरान मंच से भजन गाकर श्रद्धालुओं का अभिनंदन भी किया था। बीजेपी नेता और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी बहुत जल्द अच्छी फैसले लेते हैं। उन्होंने कहा कि मेरी भी ये कोशिश होती है कि मैं भी जल्दी फैसले ले सकूं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की जल्द फैसले लेने की आदत मुझे बहुत अच्छी लगती है। इसके साथ ही कैप्टन ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनाव पर भी अपनी बात रखी है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इसी महीने की 19 तारीख को बीजेपी में शामिल हुए हैं और उन्होंने अपनी पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस का बीजेपी में विलय कर लिया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने शुक्रवार को कहा कि हमें पुराने मोड में नहीं जाना, हमको आगे ले जाना है और कांग्रेस में अभी कोई नहीं है, कांग्रेस का कोई फ्यूचर नहीं है। तो सीधे तौर पर कांग्रेस पर निशाना साधते नजर आए। बता दें कि कांग्रेस के 4 एडवाइजर क्या कर लेंगे। कांग्रेस के पास एडवाइजर हैं कि कौन, वेणुगोपाल, रणदीप
सुरजेवाला, अजय माकन, मल्लिकार्जुन खड़गे और उन्होंने एके एंटनी पर भी सवाल खड़े किए। इस पूर्व कांग्रेस नेता ने कहा कि कांग्रेस का राजस्थान में रब ही रखा है और मैं नहीं कह सकता कि वह क्या होगा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं और पार्टी टूट रही है, वो पहले राजस्थान तोड़ लें। और साथ ही उन्होंने कहा कि ये देखना होगा कि प्रेसिडेंट कौन बनता है। दिग्विजय सिंह और शशि थरूर एक अच्छे इंसान है, लेकिन पार्टी उनको अध्यक्ष नहीं बनाएगी। तो सीधे तौर पर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए नजर आए कैप्टन अमरिंदर। शिवसेना पार्टी का असली मालिक कौन होगा, अब यह चुनाव आयोग निर्धारित करेगा। इसी बीच उद्धव ठाकरे का खेमा जो पहले ही कह चुका है कि वह चुनाव आयोग के सामने अपना मामला मजबूती के साथ पेश करेगा और प्लान बी के साथ भी तैयार है। यदि उसे प्रतिद्वंदी एकनाथ शिंदे समूह के आगे अपना धनुष बाण का चिन्ह खोना पड़ा है या चुनाव आयोग इसे फ्रीज करता है। पार्टी के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने बताया कि अगर चुनाव आयोग हमारे खिलाफ फैसला करता है तो पार्टी कोई चांस नहीं लेना चाहती है। अगर पार्टी को आगामी बीएमसी चुनाव नए चुनाव चिन्ह के साथ लड़ना है तो प्लान बी उस स्थिति के लिए तैयार है। उनकी योजना में बड़े पैमाने पर मतदाता पहुंचे और सोशल मीडिया कार्यक्रम और शिवसेना के इतिहास की यदि दिलाने और दिव्यांगत पार्टी संस्थापक बाल ठाकरे के लोकप्रिय भाषणों पर एक वापसी शामिल है। बता दें कि पदाधिकारी ने कहा कि मतदाताओं के नए चुनाव चिन्ह के बारे में जागरूक करने के लिए शाखाओं और विभागों से हमारी मतदान मशीनरी मतदाताओं तक अपनी पहुंच बढ़ाएगी और अथक प्रयास करेगी। जैसा कि पार्टी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने कहा कि शिवसैनिक को बीएमसी चुनाव जीतने के संकल्प के साथ ही इसके अपने पहले चुनाव के रूप में लड़ेंगे। और यह कदम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि शिंदे खेमे के सदस्य असली सेना और चुनावी प्रतीक के सच्चे दावेदार होने का दावा भी करते हैं। गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। आपके बड़े बड़े नेता गुजरात दौरे पर जा रहे हैं। अब इसी कार्यक्रम में आज राघव चड्ढा गुजरात दौरे पर आए हैं और हाल ही में राघव चड्ढा को आपने गुजरात में पार्टी के राजनीतिक मामलों का सह प्रभारी नियुक्त किया था। गुजरात में इस साल चुनाव होने हैं। राघव चड्ढा आज अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत में कार्यकर्ताओं के साथ अहम बैठक और राजनीतिक बैठक करेंगे। इसके साथ ही वो अहम मुद्दों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। राघव चड्ढा 2 अक्टूबर को जयंती के अवसर पर दांडी स्मारक स्थल पर पहुंचेंगे। इसके साथ ही वो सूरत में पद यात्रा निकालेंगे और सूरत में डायमंड व्यापारियों और फैक्ट्री वर्करों के साथ बातचीत भी करेंगे। इसी बीच राघव चड्ढा ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है। बता दें, हम अपने खून से लिखे कहानी ए वतन मेरे करे कुर्बान, हंस कर ये जवानी ए वतन मेरे। तो सीधे तौर पर ट्वीट के जरिए उन्होंने बात कही है। गुजरात बदलाव मांग रहे हैं और हर दिन आम आदमी पार्टी के बढ़ते कदम देख बीजेपी की नींद उड़ सी गई है। हम भगत सिंह के अनुयायी हैं, ना तुम्हारी जेल की दीवारें से डरते हैं और ना फांसी के फंदे से इनकलाब जिंदाबाद। राघव चड्ढा ने सीएम केजरीवाल के ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए ये ट्वीट किया। तो सीधे तौर पर ट्वीट के जरिए वो जानकारी देते हुए नजर आए। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। चंद्रू, कहाँ ले जा रहा मुझे? किराया पूछा? उबर ऑटो है मैम, किराया सही है। अरे बता ना, हिंट तो दे। जो सोचे जो चाहे वो करके दिखा दे। कैफे डिलाइट। जो सोचे जो चाहे वो करके दिखा दे। ओ जमाने की रोक टोक और किराए की नोक झोंक को पीछे छोड़ो। उबर ऑटो से बस सोचो और चल पड़ो। उबर, बस सोचो और चल पड़ो। भिगोना पड़ेगा, उबालना पड़ेगा, पर कौन बोला? रेसिपी फॉलो करना पड़ेगा। थोड़ा रोस्ट, थोड़ा फ्राई, थोड़ा लो, थोड़ा हाई, थोड़ा अपना वाला ट्राई। मेरा ट्विस्ट, मेरा टेस्ट, मेरा ट्विस्ट। वंडर मसालों की रेंज है तैयार, जिन्हें है आपके ट्विस्ट का इंतजार। अमृतसरी छोले, मेरे वाले छोले। वंडर मसाला। मेरा ट्विस्ट, मेरा टेस्ट।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। आपको बता दें कि सर्दियों में होने वाले वायु प्रदूषण की समस्या से निजात पाने के लिए दिल्ली सरकार 15 फोकस बिंदुओं पर आधारित विंटर एक्शन प्लान बना रही है। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि इसको लेकर संबंधित 30 विभागों के साथ 5 सितंबर को संयुक्त बैठक हुई थी। सभी विभागों को 15 सितंबर तक पर्यावरण विभाग को विंटर एक्शन प्लान के तहत वित्तीय कार्य योजना सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। राय ने कहा कि सभी विभागों ने रिपोर्ट सौंप दी, जिसके आधार पर विंटर एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है। बता दें कि राय ने कहा कि विंटर एक्शन प्लान को सीएम केजरीवाल 30 सितंबर को लोगों के समक्ष रखेंगे और इसके आधार पर वायु प्रदूषण से निपटने की कोशिश की जाएगी। राय ने कहा कि इस बार कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट की तरफ से ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान में कुछ परिवर्तन भी किया जाएगा। तो सीधे तौर पर विंटर एक्शन प्लान को लेकर गोपाल राय की तरफ से ये तमाम बातें सामने आ रही हैं। नई वंदे भारत एक्सप्रेस से सेमी हाई स्पीड ट्रेन ने अहमदाबाद से मुंबई के बीच 492 किलोमीटर का सफर शुक्रवार को 5.5 घंटे में तय किया। पहले दिन में ही 313 यात्री सफर किया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुबह करीब 10:30 बजे गांधीनगर से ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया था। ट्रेन अहमदाबाद रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म 9 से दोपहर 2 बजे रवाना हुई और शाम 7:30 बजे मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पहुंच गई। बता दें कि पश्चिमी रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुमित ठाकुर ने बताया कि ट्रेन में 313 मुसाफिर मौजूद थे, जिनमें से 47 एग्जीक्यूटिव चेयर कार श्रेणी में थे, जबकि शेष चेयर कार का कोच में थे। और बता दें कि साथ में रेलवे के अधिकारी और मीडिया कर्मी भी थे और नई ट्रेन के लिए बुकिंग एक दिन पहले ही शुरू की गई थी। यात्री ट्रेन के पहले सफर का हिस्सा बनने को लेकर उत्साहित थे और वो यात्रा के दौरान मोबाइल से फोटो खींच रहे थे और वीडियो बना रहे थे। और बता दें इसके अलावा ट्रेन ने मार्ग पर पड़े विभिन्न रेलवे स्टेशन, रेलवे कर्मियों, पटरियों के पास, सड़क पर चलते लोगों और इमारतों में रहने वाले लोगों को भी आकर्षित किया और वो ट्रेन से गुजरने के दौरान उसकी वीडियो बनाते और फोटो खींचते नजर आए। आपने बता दें कि अपने परिवार के साथ सूरत से अहमदाबाद जा रहे रियल एस्टेट कारोबारी जयदीप निमावत ने कहा कि ये ट्रेन अन्य ट्रेनों की तुलना में कमाल की है और इसकी सीटें जो हैं वो शानदार हैं और साथ ही आरामदायक भी हैं। तो बता दें ये ट्रेन गांधीनगर से मुंबई के बीच चल चुकी है। दिल्ली मेट्रो में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि दिल्ली मेट्रो के ब्लू लाइन रूट पर 2 अक्टूबर को यात्रियों को पहले हाफ में परेशानी झेलनी पड़ सकती है। बता दें डीएमआरसी ने जानकारी देते हुए बताया कि कॉरिडोर के एक हिस्से पर मेंटेनेंस वर्क के चलते ब्लू लाइन रूट पर दिल्ली मेट्रो ट्रेनों के संचालन में 2 अक्टूबर को पहली हाफ में कटौती की जाएगी। दिल्ली मेट्रो की ब्लू लाइन दिल्ली में द्वारिका सेक्टर 21 को नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी से जोड़ती है और इसकी जानकारी देते हुए डीएमआरसी ने ट्वीट कर लिखा है, ब्लू लाइन यानी कि लाइन 3 से 4 सेक्टर 21 से नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी पर यमुना बैंक और अक्षरधाम स्टेशन के बीच निर्धारित ट्रैक मेंटेनेंस कार्य करने के लिए 2 अक्टूबर 2022 की सुबह ट्रेन सेवाओं को बाधित किया जाएगा। बता दें कि दिल्ली मेट्रो की ब्लू लाइन काफी व्यस्त रहती है और ये दिल्ली में द्वारिका सेक्टर 21 से नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी तक की है। इसके अलावा इसी लाइन के यमुना बैंक स्टेशन से वैशाली के लिए भी मेट्रो ट्रेन चलती है। डीएमआरसी ने कहा कि नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी से द्वारिका सेक्टर 21 के लिए ट्रेन सेवाएं 2 लूपों में चलाई जाएंगी, जिसमें पहला लूप द्वारिका सेक्टर 21 से यमुना बैंक के लिए रहेगा और दूसरा लूप में यमुना बैंक से नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी के लिए दूसरे लूप में नियमित सेवाएं रहेंगी। इस लाइन के एक छोर से दूसरे छोर तक जाने के लिए यात्रियों को यमुना बैंक में ट्रेन बदलनी होगी। द्वारिका सेक्टर 21 से वैशाली के लिए ट्रेन सेवाएं रविवार के समय के अनुसार नियमित रूप से उपलब्ध रहेंगी और फिर अगले दिन से ट्रेन का अपना नियमित समय के अनुसार संचालन किया जाएगा। तो मेट्रो की तरफ से ट्वीट के जरिए ये जानकारी दी गई है। मानसून इन दिनों अपने अंतिम पड़ाव पर है, लेकिन जाते जाते भी लोगों को तंग करता हुआ नजर आ रहा है। देश के कई राज्यों में भारी बारिश हो रही है और जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। बता दें कि मौसम विभाग यानी कि आईएमडी ने आज भी कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। जिन राज्यों के लिए अलर्ट जारी किया है उनमें महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल शामिल है। यहाँ पर आईएमडी ने येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट अगले 48 घंटों के लिए जारी किया है। तो वहीं उत्तर भारत में भी आज कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग का कहना है कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ के साथ हिमाचल प्रदेश में भी आज हल्की बारिश होने के आसार नजर आ रहे हैं। 1 अक्टूबर के आसपास चक्रवर्ती परिसंचरण पूर्वोत्तर और उससे सटे पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी में
उभरने की उम्मीद है और इसके अलावा मौसम विभाग ने हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और गुजरात में भी हल्की बारिश की आशंका व्यक्त की है। लेकिन दिल्ली में बारिश नहीं होने के आसार जताए हैं। विभाग का कहना है कि आज दिल्ली के कुछ इलाकों में बादल तो छाए रहेंगे, लेकिन बारिश होने के आसार नजर नहीं आ रहे। वहीं तापमान की अगर बात करें तो दिल्ली का न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। तो कई इलाकों में भारी बारिश के आसार जताए हैं और येलो अलर्ट भी जारी किया है। मुंबई में आज से टैक्सी का किराया 3 रुपए और ऑटो रिक्शा का किराया 2 रुपए बढ़ा दिया गया है। बता दें, यानी मुंबई और मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र के लोगों को अब काली पीली टैक्सी से सफर करने पर न्यूनतम किराया 28 रुपए और ऑटो रिक्शा से यात्रा पर न्यूनतम किराया 23 रुपए देना होगा। नया किराया आज से लागू हो जाएगा। बता दें कि ऑटो और टैक्सी का किराया बढ़ने की मांग काफी दिनों से चल रही थी, लेकिन सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही थी। और बता दें, नए चार्ज के हिसाब से 1.5 किलोमीटर दूरी के लिए काली पीली टैक्सी का न्यूनतम किराया अब 25 रुपए की जगह 28 रुपए होगा, जबकि इतनी ही दूरी के लिए ऑटो रिक्शा का किराया 21 रुपए की जगह अब 23 रुपए होगा। न्यूनतम 1.5 किलोमीटर से अधिक दूरी की यात्रा पर यात्रियों को काली पीली टैक्सी से सफर पर प्रति किलोमीटर 16.93 रुपए की जगह 18.66 रुपए किराया देना होगा। बता दें कि ऑटो रिक्शा से सफर करने पर प्रति किलोमीटर 14.20 रुपए की जगह 15.33 रुपए किराया देना होगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप हमारी खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। www.kalamkartavya.com पर जाकर आप खबरों को विस्तार से भी पढ़ सकते हैं। नमस्कार। वंडर मसालों की रेंज है